हेलो एवरीवन, वेलकम टू लाइव स्टडी। आज इस वीडियो के माध्यम से हम इंडियन एविडेंस एक्ट पर आधारित सेक्शन 17 से और 31 पर यूथ कंपटीशन टाइम्स की बुक्स से एमसीक्यू देखेंगे। ये इस पार्ट का पार्ट 1 रहेगा। इससे पहले मैं 7 वीडियो इंडियन एविडेंस एक्ट के यूथ कंपटीशन टाइम्स की बुक्स पर आधारित अपलोड कर चुका हूँ। उन्हें आप इंडियन एविडेंस एक्ट की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। सो फ्रेंड्स, आप अगर चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा उसके पास बने बेल आइकन बटन को प्रेस कर लें, जिससे कि सभी वीडियोज का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। अब आप प्ले स्टोर से हमारी एप्लीकेशन ला स्टडी को डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ विभिन्न न्यायिक सेवा परीक्षाओं के लिए, एपीओ एग्जाम के लिए, एडीपीओ एग्जाम्स के लिए तथा अन्य विधि से संबंधित परीक्षाओं के लिए टेस्ट सीरीज की सुविधा उपलब्ध है। बिहार एपीओ एवं मध्य प्रदेश सिविल जज के लिए टेस्ट सीरीज प्रारंभ है। अब आप मात्र ₹1 प्रतिदिन की दर से हमारी हिंदी मीडियम रेगुलर टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कर सकते हैं, जहां आपको 10 प्रश्न प्रतिदिन हिंदी माध्यम से टेस्ट सीरीज के रूप में दिए जाते हैं तथा साथ में प्रश्नों का सॉल्यूशन भी दिया जाता है। इस बुक का यह चैप्टर क्रमांक 4 है, जो कि स्वीकृति तथा संस्वीकृति से संबंधित है। एडमिशन एंड कन्फेशन, धारा 17 से धारा 31 तक। पहला प्रश्न दिया हुआ है कि स्वीकृतियां उन्हें करने वाले पर बंधनकारी हैं जहां तक कि वे संबंधित हैं। पहला ऑप्शन दिया है तथ्य से, दूसरा है कानून के प्रश्न से, तीसरा है कानून एवं तथ्य दोनों से। इस प्रश्न का सही आंसर है कि फैक्ट्स अर्थात तथ्य से। सही ऑप्शन इसका है ए। देखिए, भारतीय साक्ष्य अधिनियम की जो धारा 17 है, वो धारा 17 बताती है कि स्वीकृति किसी भी विवादक तथ्य या सुसंगत तथ्य के बारे में कोई भी अनुमान इंगित करने वाला मौखिक या दस्तावेजी या इलेक्ट्रॉनिक रूप में अंतर्विष्ट कथन होता है। स्वीकृति ये इलेक्ट्रॉनिक रूप में हो सकता है, मौखिक रूप में हो सकता है या किसी दस्तावेज के रूप में हो सकता है। कोई अंतर्विष्ट ऐसा कथन होता है, अर्थात इसे हम कह सकते हैं कि स्वीकृति ये केवल तथ्य की होगी। स्वीकृति जो की जाएगी वो केवल तथ्य की जाएगी, न कि कानून की। और धारा 21 से संबंधित प्रावधान करती है कि स्वीकृतियां उन्हें करने वाले व्यक्तियों पर बंधनकारी होती हैं। तो प्रश्न यहाँ यह भी बन सकता है कि स्वीकृतियां उन्हें करने वाले पर बंधनकारी होती हैं, ये किस सेक्शन से संबंधित है? तो ये आपका धारा 21 से संबंधित है। तो सही ऑप्शन यहाँ पर इसका हो जाएगा आपका पहला ऑप्शन क्रमांक ए। प्रश्न क्रमांक 2 है कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 17 के अंतर्गत स्वीकृति होती है। पहला है केवल लिखित होती है, केवल मौखिक होती है, लिखित या मौखिक दोनों होती है, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो स्वीकृति को धारा 17 में बताया गया है, जिसके अनुसार हमने आपको ऊपर के प्रश्न में बताया था कि स्वीकृति मौखिक हो सकती है या लिखित हो सकती है या दस्तावेजी रूप में हो सकती है। अर्थात स्वीकृति वह मौखिक या दस्तावेजी या इलेक्ट्रॉनिक रूप में वो अंतर्विष्ट कथन होता है जो कि किसी विवादक तथ्य या किसी सुसंगत तथ्य के बारे में कोई अनुमान इंगित करता है। तो सही ऑप्शन यहाँ पर आपका हो जाएगा लिखित एवं मौखिक दोनों, अर्थात सही ऑप्शन यहाँ पर है आपका सी। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस धारा में भारतीय प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 के द्वारा संशोधन किया गया है? भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 6 में, भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 17 में, भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 32 में तथा भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 41 में। तो सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम के द्वारा जो संशोधन किया गया है यह है भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 17 में। सही ऑप्शन यहाँ पर इसका बी है, अर्थात सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 के द्वारा इस स्वीकृति के इलेक्ट्रॉनिक रूप को विधिक मान्यता प्रदान की गई थी। तो सही ऑप्शन आपका यहाँ पर है इसका ऑप्शन क्रमांक बी। प्रश्न नंबर 4 है कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम का कौन सा उपबंध स्वीकृति शब्द को परिभाषित करता है? तो भारतीय साक्ष्य अधिनियम का धारा 17 ये स्वीकृति शब्द को परिभाषित करता है। सही ऑप्शन यहाँ पर इसका हो जाएगा आपका बी, अर्थात धारा 17 में स्वीकृति शब्द की परिभाषा दी गई है। और स्वीकृति शब्द की परिभाषा क्या है ये हम आपको पूर्व में बता चुके हैं कि स्वीकृति वह मौखिक या दस्तावेजी या इलेक्ट्रॉनिक रूप में अंतर्विष्ट वो कथन होता है जो किसी भी विवादक तथ्य या सुसंगत तथ्य के बारे में कोई अनुमान इंगित करता है और जो ऐसे व्यक्तियों में से किसी के द्वारा और ऐसी परिस्थितियों में किया गया हो जो कि इसके पश्चात वर्णित हैं या दी गई हैं। और यहाँ ऑप्शन क्रमांक ए दिया हुआ है धारा 16। तो धारा 16 क्या बताती है? धारा 16 बताती है कि कारोबार के अनुक्रम में अस्तित्व कब सुसंगत है, इसके संबंध में धारा 16 बताती है। प्रश्न क्रमांक 5 है कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम की निम्न धाराओं में से किसके अंतर्गत स्वीकृति की परिभाषा दी गई है? सेम ऊपर वाले प्रश्न को यहाँ रिपीट किया गया है। तो स्वीकृति की परिभाषा दी गई है सेक्शन 17 अर्थात धारा 17 में। एक बार आप स्वीकृति की परिभाषा को हमारे साथ बोलिए, जिससे कि आपको भी ये याद हो जाएगी। अर्थात धारा 17 के अनुसार
जिसके अनुसार स्वीकृति व मौखिक या दस्तावेजी या इलेक्ट्रॉनिक रूप में अंतर्विष्ट वो कथन होता है जो किसी भी विवादक तथ्य या सुसंगत तथ्य के बारे में कोई अनुमान इंगित करता है। सही ऑप्शन यहाँ पर इसका आपका ऑप्शन क्रमांक बी हो जाएगा। धारा 16 हमने आपको बताया था कारोबार के अनुक्रम में किए गए कार्यों के बारे में प्रकाश डालती है, धारा 16। और धारा 18 उन व्यक्तियों के विषय में बताया गया है जो कि स्वीकृति कर सकते हैं। और धारा 15 ये बताती है कि कार्य आकस्मिक था या साशय था, इस बात को वर्णित करती है धारा 18। प्रश्न क्रमांक 6 है कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 17 में स्वीकृति है केवल एक मौखिक कथन है, केवल एक दस्तावेजी कथन है, मौखिक, दस्तावेजी अथवा इलेक्ट्रॉनिक रूप में प्रस्तुत कथन। तो सही ऑप्शन इसका सी हो जाएगा। हमने आपको ऊपर के प्रश्नों में स्वीकृति के संबंध में पूरी परिभाषा को लेकर के ये बताया है, तो सही ऑप्शन यहाँ पर इसका हो जाएगा ऑप्शन क्रमांक सी। प्रश्न क्रमांक 7 है कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की निम्नलिखित में से कौन सी धारा स्वीकृति को परिभाषित करती है। तो धारा 17 स्वीकृति को परिभाषित करती है। सही ऑप्शन यहाँ पर इसका बी है। प्रश्न क्रमांक 8 है कि स्वीकृति एक कथन है। स्वीकृति कैसा कथन है पूछा गया है, मौखिक है, दस्तावेजी है या इलेक्ट्रॉनिक रूप में अंतर्विष्ट कथन है। और डी है उपरोक्त सभी। तो आपको परिभाषा में हमारे द्वारा बताया गया था कि मौखिक, दस्तावेजी या इलेक्ट्रॉनिक रूप में अंतर्विष्ट कथन ये स्वीकृति के अंतर्गत आते हैं। तो सही ऑप्शन इसका यहाँ पर हो जाएगा आपका डी। देखिए, अलग अलग राज्यों की परीक्षाओं में एक ही टॉपिक से अलग अलग प्रकार से प्रश्न पूछे गए हैं। देखिए, काफी आसान परिभाषा है स्वीकृति की। एक बार आप फिर से याद कर लीजिए कि स्वीकृति मौखिक, दस्तावेजी या इलेक्ट्रॉनिक रूप में अंतर्विष्ट वो कथन होता है जो किसी विवादक तथ्य या सुसंगत तथ्य के बारे में कोई अनुमान इंगित करता है। इसे आप 3 पार्ट में तोड़ दीजिए परिभाषा को पूरी को। पहला हो गया आपका कि मौखिक है, दस्तावेजी है या इलेक्ट्रॉनिक रूप में अंतर्विष्ट कोई कथन है। सेकंड पार्ट कर लीजिए कि जो किसी विवादक तथ्य या सुसंगत तथ्य के बारे में कोई अनुमान इंगित करता है, और जो ऐसे व्यक्तियों में से किसी के द्वारा और ऐसी परिस्थितियों में किया गया हो जो इसके पश्चात वर्णित हैं। प्रश्न क्रमांक 9 है कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम की किस धारा में स्वीकृति की परिभाषा दी गई है। तो धारा 17 में स्वीकृति की परिभाषा दी गई है। धारा 18 ये कार्रवाई के पक्षकार या उनके अभिकर्ता के द्वारा की गई स्वीकृति को बताती है। धारा 20 बाद में पक्षकार के द्वारा अभिव्यक्त रूप से निर्दिष्ट व्यक्तियों के द्वारा स्वीकृति को बताया गया है। और धारा 21 में स्वीकृतियों का उन्हें करने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध और उनके द्वारा या उनकी ओर से साबित किया जाना के संबंध में धारा 21 बताती है। प्रश्न क्रमांक 11 है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। स्वीकृतियां केवल मौखिक हो सकती हैं, स्वीकृतियां केवल दस्तावेजी हो सकती हैं, स्वीकृतियां मौखिक या दस्तावेजी दोनों हो सकती हैं। और ऑप्शन क्रमांक 4 है कि स्वीकृतियां स्वीकृत विषयों का निश्चायक सबूत होती हैं। तो देखिए, हमने आपको जो स्वीकृति की परिभाषा बताई उसमें यह था कि स्वीकृतियां मौखिक हो सकती हैं, स्वीकृतियां दस्तावेजी हो सकती हैं। यहाँ केवल वर्ड यूज किया गया है तो केवल वर्ड को हम यहाँ नहीं मानेंगे। अगर केवल वर्ड हटा दिया जाए तो मौखिक हो सकती हैं, दस्तावेज हो सकती हैं, दोनों करेक्ट हैं। इसके साथ साथ यहाँ तीसरा ऑप्शन है कि स्वीकृतियां मौखिक या दस्तावेजी हो सकती हैं। तो सही ऑप्शन यहाँ पर इसका सी हो जाएगा। इसके अलावा डी ऑप्शन दिया हुआ है कि स्वीकृतियां स्वीकृत विषयों का निश्चायक सबूत होती है। ये हमने परिभाषा में कहीं नहीं पढ़ा है, तो सही ऑप्शन इसका यहाँ पर सी है। अगर हम साक्ष्य अधिनियम की धारा 31 में जाएं तो धारा 31 कहती है कि स्वीकृतियां स्वीकृत विषयों का निश्चायक सबूत नहीं है नहीं बताया गया है, वहां बताया गया है कि स्वीकृतियां स्वीकृत विषयों का निश्चायक सबूत नहीं है, किंतु वे विबंध प्रवर्तित कर सकती हैं। तो यहाँ इस प्रश्न के हिसाब से इसका सही ऑप्शन सी है। लेकिन अगर स्वीकृतियां स्वीकृत विषयों का निश्चायक सबूत नहीं होती हैं और वे विबंध कर सकती हैं, ये बात आती है, तो आप धारा 31 को टिक करेंगे। प्रश्न क्रमांक 12 है कि स्वीकृतियां लिखित में होनी चाहिए, मौखिक होनी चाहिए, लिखित व मौखिक दोनों हो सकती हैं। और ऑप्शन क्रमांक डी है कि लिखित व मौखिक दोनों होनी चाहिए। तो देखिए, यहाँ चाहिए वर्ड को आप नहीं जाइए कि चाहिए वर्ड नहीं कहीं लिखा हुआ है कि लिखित में होनी चाहिए या मौखिक में होनी चाहिए, क्योंकि लिखित में हो सकती हैं, मौखिक भी हो सकती हैं। चाहिए वाली वर्डिंग नहीं है कि होनी ही चाहिए। तो चाहिए तो एक अनिवार्य बात आ जाती है कि अनिवार्य है कि साहब ऐसा होना चाहिए। तो लिखित या मौखिक दोनों हो सकती हैं। डी ऑप्शन भी गलत हो जाएगा कि लिखित व मौखिक दोनों होनी चाहिए। तो ऐसा नहीं है, केवल लिखित भी हो सकती है, मौखिक भी हो सकती है, दस्तावेजी रूप में भी हो सकती है और इलेक्ट्रॉनिक रूप में भी हो सकती है। तो सही ऑप्शन यहां पर इसका आपका हो जाएगा सी। अगला प्रश्न क्रमांक 13 है कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम के अंतर्गत स्वीकृति कौन कर सकता है। कार्यवाही से संबंधित गवाह कर सकता है, कार्यवाही से संबंधित पक्षकार कर सकता है। देखिए, अभी इसके 2 ऑप्शन और बाकी हैं, लेकिन आप यहाँ इन 2 ऑप्शन में ही हम आपको ऑप्शन देते हैं कि इन 2 में ही इसका सही आंसर है। आपको बताइए कि इसका सही आंसर क्या है।
तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन क्रमांक बी कि कार्रवाई से संबंधित पक्षकार ये स्वीकृति कर सकते हैं। तो सही ऑप्शन इसका यहाँ पर भी है। बाकी अन्य 2 ऑप्शन भी हम देखते हैं कि ऑप्शन अन्य जो 2 हैं वो क्या दिए हुए हैं। ऑप्शन सी दिया हुआ है कि एक अन्य पक्षकार और डी दिया हुआ है कि न्यायालय। तो देखिए कोई एक अन्य पक्षकार का कोई यहाँ तात्पर्य नहीं है, जो संबंधित पक्षकार है उसी के द्वारा स्वीकृति की जाएगी। और ऑप्शन डी ये गलत है कि न्यायालय। तो सही ऑप्शन यहाँ पर इसका बी हो जाएगा। अब देखिए स्वीकृति कौन कर सकता है। एविडेंस एक्ट की जो धारा 18 है, ये धारा 18 ये बताती है कि स्वीकृति किन व्यक्तियों के द्वारा की जा सकती है। सबसे पहला है कि कार्रवाई के जो पक्षकार होते हैं उनके द्वारा की जा सकती है। सेकंड होता है कि पक्षकारों के अभिकर्ता के द्वारा की जा सकती है। जिन अभिकर्ता को पक्षकारों के द्वारा मान्यता दी गई है तो ऐसे अभिकर्ता भी स्वीकृति कर सकते हैं। तीसरा होता है कि प्रतिनिधि के रूप में वादकर्ता के द्वारा भी की जा सकती है। विषय वस्तु के हितबद्ध पक्षकार के द्वारा भी की जा सकती है। और उस व्यक्ति के द्वारा जिससे हित व्युत्पन्न हुआ है उसके द्वारा भी की जा सकती है। तो धारा 18 ये बताती है कि स्वीकृति कौन कर सकता है, कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम के अंतर्गत स्वीकृति कौन कर सकता है। हु कैन मेक एन एडमिशन अंडर द इंडियन एविडेंस एक्ट। अभी हमने आपको ऊपर के प्रश्न में बताया था कि धारा 18 बताती है कि कौन स्वीकृति कर सकता है। तो यहाँ पहला ऑप्शन दिया हुआ है कि वह व्यक्ति जिससे हित उत्पन्न हुआ है। दूसरा ऑप्शन दिया हुआ है एक स्वतंत्र व्यक्ति, हमने आपको स्वतंत्र व्यक्ति नहीं बताया था। तीसरा है कार्यवाही से संबंधित गवाह के संबंध में भी नहीं बताया था। कार्यवाही से संबंधित पक्षकार बताया था, जो कार्यवाही जिन पक्षकारों के बीच की जा रही है वो पक्षकार स्वीकृति कर सकते हैं। और ऑप्शन क्रमांक डी है न्यायालय। तो सही ऑप्शन यहाँ पर इसका आपका ए हो जाएगा कि वह व्यक्ति जिससे हित उत्पन्न हुआ है धारा 18 के अंतर्गत ऐसा व्यक्ति स्वीकृति कर सकता है। नेक्स्ट प्रश्न क्रमांक 15 है कि कथन और कारण के रूप में दिया गया है कि स्वीकृति का प्रयोग सह प्रतिवादी के विरुद्ध किया जा सकता है। और कारण दिया हुआ है कि स्वीकृति करने वाले पर यह बाध्यकारी है, इसका प्रयोग स्वीकृति करने वाले के पक्ष में भी किया जा सकता है। आपको बताना है कि कथन और कारण के बीच में क्या रिलेशन है। अब देखिए कि यहाँ कथन और कारण के बीच में कथन पहला दिया है कि स्वीकृति का प्रयोग सह प्रतिवादी के विरुद्ध किया जा सकता है, ये कथन है, ये करेक्ट है। लेकिन कारण में जो स्टेटमेंट दिया है कि स्वीकृति करने वाले पर यह बाध्यकारी है कि इसका प्रयोग स्वीकृति करने वाले के पक्ष में भी किया जा सकता है, ये स्टेटमेंट करेक्ट है। लेकिन इस स्टेटमेंट में जो रीजन दिया हुआ है ये रीजन इस ए के साथ में कहीं भी सुमेलित नहीं है, क्योंकि जो धारा 21 है ये धारा 21 बताती है, धारा 21 में जो वर्णित दशाएं हैं वो ये बताती हैं कि स्वीकृति का प्रयोग स्वीकृति करने वाले के पक्ष में भी किया जा सकता है। स्वीकृति का प्रयोग स्वीकृति करने वाले के पक्ष में भी किया जा सकता है, ये बात धारा 21 बताती है। तो सेंटेंस दोनों करेक्ट हैं, लेकिन कहीं भी ये जो कथन आर है ये इस कथन ए का सही रूप से वर्णन या इसकी व्याख्या नहीं करता है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा कि नीचे दिए हुए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए कि ए और आर दोनों सही हैं। बोथ ए एंड आर ट्रू, बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। आर ए की सही व्याख्या नहीं है। प्रश्न क्रमांक 16 है कि क और ख के बीच में प्रश्न यह है कि अमुक विलेख कूटरचित है या नहीं। उनके बीच में प्रश्न ये पैदा हुआ है कि ये जो विलेख है या जो स्टेटमेंट है ये कूटरचित है या नहीं, इसके संबंध में उनके बीच में बात है। तो क प्रतिज्ञात करता है कि वह असली है और ख प्रतिज्ञात करता है कि वह कूटरचित है। अब हमें प्रश्न के ऑप्शन दिए हुए हैं कि ख का कोई भी कथन, पहले यहाँ प्रश्न को समझिए कि ख प्रतिज्ञात करता है तो ये क को सिद्ध करना है कि वो असली है, क्योंकि क प्रतिज्ञात करता है कि वो असली है और ख प्रतिज्ञात करता है कि वो कूटरचित है। तो यहाँ ख ये सिद्ध करेगा कि वो कूटरचित है। इस प्रश्न का सार ये है। अब इसके ऑप्शन हम देखते हैं कि ख का कोई भी कथन के विलेख असली है क साबित कर सकेगा, तथा क को कोई कथन के विलेख कूटरचित है ये ख को साबित। यही करेक्ट इसका आंसर है जो कि हमें दिया हुआ है कि क को ये सिद्ध करना है कि वो असली है और ख को ये सिद्ध करना है कि वह कूटरचित है। ये जो दृष्टांत है ये दृष्टांत सेक्शन 21 का दृष्टांत क है, इस पर आधारित है ये। तो सही ऑप्शन यहाँ पर इसका ए हो जाएगा। अन्य ऑप्शन भी हम देख लेते हैं कि ख का कोई भी कथन के विलेख कूटरचित है क साबित कर सकेगा, तथा क का कोई कथन के विलेख असली है ख साबित कर सकेगा। गलत हो जाएगा। क अपना यह कथन के विलेख असली है साबित कर सकेगा और ख अपना यह कथन के विलेख कूटरचित है साबित कर सकेगा। तो सही ऑप्शन यहाँ पर इसका ए हो जाएगा।
तो सेक्शन 21 का जो इलस्ट्रेशन ए है या क है उस पर आधारित है और धारा 21 के सामान्य नियम पर आधारित है। तो धारा 21 का सामान्य नियम क्या कहता है? धारा 21 का सामान्यतः नियम जो प्रतिपादित किया गया है वो ये कहता है कि स्वीकृतियां उन्हें करने वाले व्यक्ति के या उनके हित प्रतिनिधि के विरुद्ध सुसंगत हैं और साबित की जा सकेंगी, किंतु उन्हें करने वाले व्यक्ति द्वारा या उनकी ओर से या उनके हित प्रतिनिधि के द्वारा धारा 21 में जो अपवादित 3 दशाएं हैं उनके अतिरिक्त साबित नहीं की जा सकती हैं। तो सही ऑप्शन यहाँ पर इसका आपका ए हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 17 है कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम की किस धारा में यह नियम प्रतिपादित किया गया है कि कुछ परिस्थितियों में स्वीकृतियां करने वाले व्यक्ति के द्वारा या उनकी ओर से वे साबित की जा सकती हैं। अभी हमने आपको ऊपर के प्रश्न में यही व्याख्या समझाई थी। तो ये जो सेक्शन है ये है आपका सेक्शन 21। तो धारा 21 क्या कहती है? धारा 21 ये कहती है कि स्वीकृतियों का उन्हें करने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध और उनके द्वारा या उनकी ओर से साबित किया जा सकता है। ऑप्शन क्रमांक ए धारा 18 ये क्या बताती है? धारा 18 बताती है कि स्वीकृतियां कार्यवाही के पक्षकार या उनके अभिकर्ता के द्वारा की जा सकती हैं। धारा 19 बताती है कि उन व्यक्तियों के द्वारा स्वीकृतियां जिनकी स्थिति या दायित्व वाद के पक्षकारों के विरुद्ध साबित की जानी चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न क्रमांक 18 है कि सामान्य नियम यह है कि स्वीकृतिकर्ता के विरुद्ध साबित की जा सकती है। साक्ष्य अधिनियम के निम्न उपबंधों में से कौन उपरोक्त नियम का अपवाद बताता है? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है ये है आपका सेक्शन 21। सेक्शन 21 क्या कहता है? ये सेक्शन 21 कहता है कि इस सिद्धांत का ये अपवाद है कि स्वीकृतियां स्वीकृतिकर्ता के विरुद्ध साबित की जाती हैं और इस धारा में जो 3 परिस्थितियां बताई गई हैं जिनमें से कथन स्वीकृतियां अपने पक्ष में साबित की जा सकती हैं। धारा 17 में स्वीकृति शब्द को परिभाषित किया गया है। धारा 18 इसमें स्वीकृति करने वाले व्यक्तियों को बताया गया है और धारा 32 इसमें मृत्युकालीन कथन को बताया गया है। तो यहाँ इस प्रश्न का जो सही आंसर था ये था आपका सेक्शन 21 अर्थात ऑप्शन क्रमांक सी। प्रश्न क्रमांक 19 है कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम के किस उपबंध में ये नियम प्रतिपादित किया गया है कि निश्चित परिस्थितियों में स्वीकृति करने वाले व्यक्ति के द्वारा अथवा उसकी ओर से साबित की जा सकती हैं। तो ये कहा गया आपका सेक्शन 21 में। सही ऑप्शन यहाँ पर इसका डी है। तो सेक्शन 21 क्या कहता है? सेक्शन 21 कहता है कि स्वीकृतियां उन्हें करने वाले व्यक्ति के या उनके हित प्रतिनिधि के विरुद्ध सुसंगत हैं और साबित की जा सकेंगी, किंतु उन्हें करने वाले व्यक्ति के द्वारा या उनकी ओर से या उनके हित प्रतिनिधि के द्वारा 3 अवस्थाओं में उन्हें साबित किया जा सकेगा। तो वो 3 अवस्थाएं कौन कौन सी हैं? 3 अवस्थाओं में पहली अवस्था है धारा 32 के अंतर्गत सुसंगत कथन। सेकंड जो अवस्था है वो है मन या शरीर की दशा के बारे में कथन और तीसरी अवस्था है स्वीकृति के रूप में नहीं किंतु अन्यथा सुसंगत कथन। अन्य ऑप्शन में यहाँ धारा 18 दिया हुआ है। धारा 18 बताता है कि कार्यवाही के पक्षकार या उसके अभिकर्ता के द्वारा स्वीकृति। धारा 19 बताती है कि उन व्यक्तियों के द्वारा स्वीकृतियां जिनकी स्थिति वाद के पक्षकारों के विरुद्ध साबित की जानी चाहिए। और धारा 20 ये बताती है कि वाद के पक्षकार के द्वारा अभिव्यक्त रूप से निर्दिष्ट व्यक्तियों के द्वारा स्वीकृतियां। प्रश्न क्रमांक 20 है कि स्वीकृति करने वाले के विरुद्ध ही साबित की जा सकती है। यह नियम उपलब्ध है साक्ष्य अधिनियम की किस धारा में? तो यह नियम उपलब्ध है साक्ष्य अधिनियम की धारा 21 में। सही ऑप्शन यहाँ पर इसका सी है। अन्य ऑप्शन में धारा 19, धारा 20 और धारा 22 भी दिए हुए हैं। तो धारा 21 क्या कहती है? धारा 21 कहती है कि स्वीकृति करने वाले के विरुद्ध ही साबित की जा सकती है। ये धारा 21 बताती है। धारा 19 बताती है कि उन व्यक्तियों के द्वारा स्वीकृतियां जिनकी स्थिति वाद के पक्षकारों के विरुद्ध साबित की जानी चाहिए। धारा 20 ये बताती है कि वाद के पक्षकार के द्वारा अव्यक्त रूप से निर्दिष्ट व्यक्तियों के द्वारा स्वीकृतियों को धारा 20 बताती है। और धारा 22 ये बताती है कि दस्तावेजों की अंतर्वस्तु के बारे में मौखिक स्वीकृतियां कब सुसंगत होती हैं। ये धारा 22 बताती है। अगला प्रश्न दिया है कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 17 के अंतर्गत स्वीकृति के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? कथन क्रमांक ए दिया हुआ है कि स्वीकृति सबूत के अभित्यजन के रूप में प्रवर्तित होती है। बी दिया है कि स्वीकृति वह कथन है जो कि आवश्यक रूप से स्वयं के हित के विपरीत होती है। ये करेक्ट है भाई। आपने किसी अपराध के विषय में या कोई ऐसा कार्य जो आपके द्वारा किया गया है और आपने अपनी स्वीकृति उस बारे में दी है, तो स्वीकृति वह कथन है जो कि आवश्यक रूप से स्वयं के हित के विपरीत होती है। सही ऑप्शन आपका यहाँ पर बी है। अन्य ऑप्शन भी हम देखते हैं।
अन्य ऑप्शन में ऑप्शन क्रमांक सी दिया हुआ है कि ऐसा कथन जिससे किसी भी विवादक या सुसंगत तथ्य के बारे में अनुमान लगता है, और ऑप्शन डी दिया हुआ है कि सामान्यतः यह तत्वहीन है कि स्वीकृति किस व्यक्ति के समक्ष की गई है। नहीं, यह तत्वहीन नहीं है कि स्वीकृति किस व्यक्ति के समक्ष की गई है, और ऐसा कथन जिससे कि किसी विवादक या सुसंगत तथ्य के बारे में अनुमान लगता है, यह स्वीकृति नहीं है। किसी के आपने कोई अपनी स्वीकृति दे दी जिससे कोई विवादक तथ्य या सुसंगत तथ्य के विषय में कोई अनुमान लगता है, अनुमान नहीं लगाया जा सकता उसके उस स्वीकृति से, उस कथन के संबंध में। तो सही ऑप्शन यहाँ पर इसका बी है कि स्वीकृति वह कथन है जो कि आवश्यक रूप से स्वयं के हित के विपरीत होती है। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के वीडियो में इतना ही। इस वीडियो के माध्यम से हमने 20 प्रश्नों को जो कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम पर आधारित हैं को सॉल्व किया है। आगामी आने वाली विधि संबंधित परीक्षाएं जिनमें कि बिहार एपीओ एग्जाम, मध्य प्रदेश सिविल जज परीक्षा जो कि वर्तमान में कुछ समय बाद आने वाली हैं, अगले महीने अर्थात फरवरी के महीने में बिहार एपीओ का एग्जाम है, तथा मध्य प्रदेश सिविल जज परीक्षा के संबंध में अभी कोई प्रारंभिक परीक्षा की डेट निश्चित नहीं है। सो फ्रेंड्स, आप इन वीडियोज़ को इन सभी एग्जाम्स के लिए फॉलो कर सकते हैं। यूपी एपीओ एग्जाम तथा यूपी सिविल जज परीक्षा, इनकी वैकेंसी भी आने वाली है, जिसमें पहले जो वैकेंसी आने की उम्मीद है यूपी में, ये है आपका सिविल जज की परीक्षा। सिविल जज की वैकेंसी की आने की उम्मीद है, लेकिन अभी क्योंकि बीसीआई के द्वारा सुप्रीम कोर्ट में यह हलफनामा दाखिल किया गया है कि जो न्यायिक सेवा परीक्षा के लिए 3 वर्ष के अनुभव की बात रखी गई है। अब देखिए सुप्रीम कोर्ट कितना इस चीज़ को मानता है, ये अभी पूरी बहस होने के बाद ही पता लग पाएगा, जब पूरा क्लियर हो जाएगा। क्योंकि पहले जो एक्सपीरियंस मांगते थे ये 2 वर्ष का मांगते थे, लेकिन अब 1 वर्ष को बढ़ा करके इन्होंने कर दिया है। देखिए 3 वर्ष का जो एक्सपीरियंस है इसके दोनों ही पहलू बनेंगे, नेगेटिव भी बनेगा, पॉजिटिव भी बनेगा, लेकिन नेगेटिव ज़्यादा जाएगा क्योंकि एक जो नए स्टूडेंट्स आते हैं लॉ ग्रेजुएट करने के बाद में, लॉ ग्रेजुएट करने के बाद आप जब सीधे, क्योंकि पढ़ाई रनिंग में होती है और अच्छी तैयारी भी रहती है, और जब 3 वर्ष के एक्सपीरियंस की बात आती है तो क्योंकि 1 वर्ष का टाइम तो कम से कम एआईबी का एग्ज़ाम क्रॉस करने में लग जाता है, और एआईबी का एग्ज़ाम क्रॉस होने के बाद फिर आपको 3 साल किसी बार में प्रैक्टिस करनी, तो वहाँ आपका कितना टाइम भी उसमें ख़राब होता है। प्लस ये आवश्यक नहीं है कि आप 3 वर्ष की प्रैक्टिस में आप कुछ सीखें भी, क्योंकि आजकल जो सीनियर एडवोकेट हैं वो अपने जूनियर एडवोकेट को नहीं इतना कुछ सिखाते हैं, तो ये परिस्थितियाँ भी रहती हैं। तो देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का क्या डिसीजन आता है उसके बाद ही। सो फ्रेंड्स, आप वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा परीक्षार्थी इन वीडियो से लाभ उठा सकें, तथा हमारी एप्लीकेशन लॉ स्टडी को आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं, जिस एप्लीकेशन का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। हमारे टेलीग्राम चैनल लॉ स्टडी एवं लॉ स्टडी एजुकेशन से भी आप सीधे जुड़ सकते हैं टेलीग्राम ऐप के माध्यम से। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।